welcome to yet another video of Learning Science with Christy. So in our last video we have completed the chapter Chemical Reactions and Equations of class 10th, though it was a very small chapter, but yes, we have completed that. And now in today's video we are going to begin with the chapter Atoms and Molecules of class 9th Chemistry. So without any further delay, let's get started with today's topic. Okay, so before moving further, let's have a quick introduction of today's chapter. So around 500 BC, an Indian philosopher, Maharishi Karnad, postulated a theory according to which that if we go on dividing a matter, we will obtain the smallest particle beyond which the further division can't be possible, and which is known as परमाणु. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस होल सेंटेंस. सो बेसिकली ये सेंटेंस ये बोलता है कि अराउंड 500 BC एक इंडियन फिलोसफर थे हुज नेम वाज महर्षि कर्णड. ही गेव अ थ्योरी कि अगर हम किसी भी मैटर को यानी कि पदार्थ को, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका अपना मास है, वॉल्यूम है, अगर हम उस सब्सटेंस को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद उस मैटर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा. सो ही स्टेटेड दैट मैटर और दैट पार्ट ऑफ मैटर एज परमाणु. सो महर्षि कर्णन ने उसको परमाणु बोला. एंड वी नो कि एटम का अगर हम हिंदी में नाम बोलते हैं तो दैट इज परमाणु. So atom is the smallest particle of matter beyond which the further division was not possible. तो महर्षि कर्णन ने तो एटम का नाम क्या दिया? परमाणु नाम दिया. अब एटम को एटम नाम आखिर किसने दिया? सो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हुज नेम वाज डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस. डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने एटम्स नाम दिया उस पार्टिकल्स को जिसके बाद मैटर का फर्दर डिवीजन इम्पॉसिबल नहीं था. ओके, सो एंटनी एल लवॉइजर ने फाउंडेशन दिया केमिकल साइंस का बाय एस्टेब्लिशिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यानी कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं एटम्स के बीच में, किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, इन सब के लिए एंटनी एल लवॉइजर ने कुछ फर्दर लॉज दिए हैं, कुछ फर्दर स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सो लेट अस सी दोज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ओके, सो व्हाट डज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डू, या फिर व्हाट डज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टेट? सो दिस लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय लेवॉइजियर एंड प्राउस्ट. तो इट वाज नॉट द वर्क डन ओनली बाय द लेवॉइजियर, इट वाज ऑल्सो द एक्सपेरिमेंट और द वर्क्स ऑफ जोसेफ प्रॉस्ट का ये मिला जुला काम था. लेवॉइजियर ने और प्राउस्ट ने दोनों ने मिलके काम किया था इसके ऊपर और इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया था. सो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या? सो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन two or more substances give rise to product which is governed by certain laws called the law of chemical combination. So हमें पता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कहने का मतलब यहाँ पे हमारे एलिमेंट से है, एटम से है, मॉलिक्यूल से है. सो यानी कि अगर कभी भी कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड दीज केमिकल रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज. यानी कि इन केमिकल रिएक्शन जो है ये कुछ लॉज को फॉलो करते हैं. दे गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज. तो उन लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब नाउ जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. व्हाट आर दीज पार्ट्स? सो द फर्स्ट पार्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. सो क्लास 9th में आपको इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है. यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल दीज लॉज, यू जस्ट हैव टू स्टडी द इनिशियल टू लॉज, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. यही आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है. सो वी विल ओनली स्टडी दीज 2 लॉज हेयर. बाकी जो लॉज हैं लाइक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, दैट you guys will study in your higher classes. Okay, so let us begin with the law of conservation of mass. What does it states? So according to the law of conservation of mass, during a chemical reaction, यानी कि कभी भी कोई chemical reaction होता है, यानी कि कभी भी दो एलिमेंट है या फिर दो मॉलिक्यूल मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, द टोटल मास जो है रिएक्टेंट का, इट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. What does it say? It says that during a chemical reaction,
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स, अगर 2 रिएक्टेंट है, अगर 3 रिएक्टेंट है, अगर 4 रिएक्टेंट है, तो सारे रिएक्टेंट्स के मास का सम जो है वो प्रोडक्ट के मास के सम के क्या होगा, बराबर होगा। सो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक प्रॉपर्टी प्रूव होती है मैटर की एंड मास की, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन के वक्त, बस इसका क्या होता है, फॉर्म कन्वर्जन हो जाता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास का कन्वर्जन हो जाता है, बट इट नेवर गेट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ओके, सो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है एंड इट इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट ए बी, सो द मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी। ओके, सो मैं इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, तो वाटर में फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। कभी भी अगर हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, हमें पहले इसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, H2O है, O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बैलेंस दिस। तो हम लोग अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं, सो नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, बट नाउ हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 ही है, सो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, सो यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, तो 2 और 2 4 ग्राम्स हो जाएगा। 4 ग्राम विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 दैट इज द 32 ग्राम, 32 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग वाटर का देखते हैं, सो ऑब्वियसली ये कितना है, 4 ग्राम हो गया प्लस कितना हो गया, 2 इंटू 16 दैट इज द 32 ग्राम। यू कैन सी क्लियरली कि अगर हम इस दोनों को ऐड करें, दैट इज द 4 प्लस 32 इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो 4 प्लस 32, सो यहाँ पे दोनों साइड कितना हो रहा है, 36 हो रहा है ना, 36 ग्राम। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, सो जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, इट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जो मास है प्रोडक्ट का उसके इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, now let us move on to the next law, and that is the law of constant proportion. So what does the law of constant proportion state? So law of constant proportion state that in a chemical reaction compound always contain the same element present in different proportion by mass irrespective of their source। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, डेफिनेट होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। यानी कि अगर वाटर है तो हम लोग कितना भी वाटर ले लें, कितना भी वाटर ले ले, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, यानी कि सेम होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को ये लॉ जो है इजीली नहीं समझ में आएगा विदाउट एग्जाम्पल। सो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइज दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि अगर 18 ग्राम ऑफ H2O है, 18 ग्राम ऑफ H2O है, तो H2O में कितना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। सो अगर हम इन लोग का रेशियो लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो कितना आएगा, 2/16 दैट इज 1/8। ठीक है, अगर हम 36 ग्राम लेते हैं H2O का, 36 ग्राम H2O है, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2H2O है, 2H2O है, तो इस पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 4 ग्राम है हाइड्रोजन का एंड 32 ग्राम है ऑक्सीजन का। सो अगेन अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आ रहा है 4/32 दैट इज 1/8। और यह अगर हम लोग लेते हैं 9 ग्राम ऑफ H2O ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 9 ग्राम ऑफ H2O ले रहे हैं, सो इसका मतलब ये है ना कि हाफ ऑफ H2O है, यहाँ पे हाफ ऑफ H2O है ना। सो हमें पता है 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हो गया 1/2
इंटू 16 कितना हो गया, 8 हो गया। सो अगर हम लोग इसका फिर से रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, 1:8 आएगा ना, 1:8 आएगा। सो अगर हम देखें, अगर हम कितना भी वाटर ले रहे हैं, 18 ग्राम ले रहे हैं, 36 ग्राम ले रहे हैं या 9 ग्राम ले रहे हैं, जो रेशियो है हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का वो कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। दैट इज 1/8, 1/8 एंड 1/8 इन ऑल द 3 केसेस। सो यही स्टेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक कंपाउंड जो है वो सेम एलिमेंट कंटेन करता है विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो, डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग के मास का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि अगर हम 18 ग्राम ऑफ H2O ले रहे हैं तो भी जो इनका रेशियो है हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है दैट इज 1/8। अगर हम लोग 36 ग्राम ऑफ H2O भी ले रहे हैं तो भी जो मास ऑफ हाइड्रोजन है और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 1/8। एंड अगर हम 9 ग्राम ऑफ H2O भी ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या हो रहा है, 1/8। सो यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि सेम प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशियो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग को ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग रियली वेल। अगर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो, सब कुछ अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाने का वे अच्छा लगता हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ गाइज, आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ। बिकॉज एट वन पॉइंट कभी कभी ऐसा लगता है दैट अगर लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं तो मतलब कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है ना वीडियो बनाने का। सो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Okay, bye bye. See you in the next video.